अर्थ पर टोटल 75% ओशंस है और उसमें 91% ऐसे जीव है जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आखिर क्यों हम ओशियन एक्सप्लोरेशन को लाइटली ले रहे हैं और सिर्फ 5% ही ओशन को एक्सप्लोर क्यों किया गया है अब तक, इतने साइंटिफिक एडवांसमेंट होने के बाद भी? क्या ये इसीलिए कि समुद्र की गहराइयों में जाते ही इंसान का सर फट जाता है और आंखें बाहर निकल जाती है? आपको नहीं पता था? इसके पीछे रीजंस है। ओशियनोग्राफर्स समुद्र के सबसे गहरे हिस्से यानी कि मरियाना ट्रेंच तक जाकर आ चुके हैं, which means हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। पर फिर भी इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बाद भी आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमें एक्सप्लोरेशन करने से रोक रही है? क्या वो अननोन समुद्री क्रीचर्स का डर है? Well, let's find that out in our today's video titled Why is the ocean still unexplored? So friends, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे अर्थ का ऑलमोस्ट 75% हिस्सा ओशन से कवर्ड है और 91% बायोस्फीयर, जिनमें से ज्यादातर जीवों के बारे में ना हमने पहले कभी सुना है और ना ही उन्हें हमने कभी देखा है। हालांकि अर्थ पर जो टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें से 50 से 80% ऑक्सीजन हमें ओशन से ही मिलता है। तो जब इतना कुछ हमें ओशन से मिलता है फिर भी 95% हिस्से की जानकारी हमारे पास क्यों नहीं है? और ताज्जुब की बात तो ये भी है कि कोई भी कंट्री इसमें किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं ले रही है। एक बार हम स्पेस में जाने की सोच रहे हैं, मार्स तक जाने की सोच रहे हैं, बट हमारे ही खुद के ओशंस अनएक्सप्लोर्ड है। इसके पीछे मुख्य रीजंस है। नंबर 1, कंडीशंस इनसाइड द ओशियनिक डेप्थ्स। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8849 मीटर्स है, वहां भी आज तक महज 4000 लोग अपना झंडा गाड़े आए हैं। और कंपेयरिंग दिस टू द ओशियंस का डीपेस्ट पार्ट 10,935 मीटर्स डीप है, लेकिन आज तक 7.9 बिलियन की आबादी होने के बावजूद सिर्फ 2 लोग ही ओशन के डीपेस्ट लोकेशन तक जा पाए हैं। नासा's गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के ओशियानोग्राफर डॉक्टर जीन कार्ल फेल्डमैन के अनुसार ओशन एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे आप ओशन की गहराइयों में तैरते जाते हो, नीचे जाते हो, वैसे वैसे प्रेशर इतना इंक्रीज होते जाता है कि उस एनवायरनमेंट में आप ठीक से एक्सप्लोर करना तो छोड़ो, यू जस्ट कांट इवन एग्जिस्ट। इतने इंटेंस प्रेशर में मेटल्स भी पानी से तेजी से रिएक्ट करने लगते हैं और अगर आप किसी मेटालिक व्हीकल में नीचे ट्रैवल करोगे तो कब वो मेटल प्रेसिपिटेट होकर पानी में डिसॉल्व हो जाए उसकी आपको भनक तक नहीं पड़ती। यही वजह है कि कई रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ओशन एक्सप्लोरेशन से ज्यादा आसान और सेफ तो स्पेस एक्सप्लोरेशन है। मतलब बेसिकली जब हम सी लेवल पर होते हैं तभी से ही वाटर प्रेशर हम पर अप्लाई होने लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी में मौजूद फ्लूइड्स भी ऑलमोस्ट उतने ही प्रेशर बाहर की तरफ अप्लाई कर रहे होते हैं और इसीलिए हमारी बॉडी पर कोई प्रेशर फील नहीं होता। बट हर 10 मीटर पानी में नीचे जाने के बाद प्रेशर एक एटमॉस्फेयर से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि द डीपर यू गो अंडर द सी, द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ द वाटर पुशिंग डाउन ऑन यू। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच मरियाना ट्रेंच तक पहुंचते प्रेशर सरफेस प्रेशर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी इंसान को ऐसा फील होता है जैसे 50 जंबो जेट्स किसी ने उसके शरीर पर रख दिए हो। अब इसका अंजाम क्या होगा आप तो जानते ही हो। ऑब्वियसली आपका पापड़ चटनी बन जाएगा। 3000 से 9000 पाउंड्स पर इंच का प्रेशर आपके बॉडी पार्ट्स को इम्प्लोड करना शुरू कर देगा, लंग से लेकर आंखों तक सब। ओशन जितना डीप और वास्ट है उतना ही वो घने अंधेरे से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई रोशनी की किरण नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सनलाइट सिर्फ 1 किलोमीटर डीप वाटर तक ही पेनिट्रेट कर सकता है। बिकॉज जब लाइट वाटर में से पास होता है तब वाटर मॉलिक्यूल्स और अन्य पार्टिकल्स उसे एब्जॉर्ब और स्कैटर कर लेते हैं। इस वजह से जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाती है 10 मीटर की गहराई तक, हमें सिर्फ विजिबल लाइट में से लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि रेड लाइट ही दिखाई देने लगती है। और फिर जब हम 10 मीटर से और ज्यादा गहराई में उतरते हैं तब धीरे धीरे रेड के बगल वाला कलर यानी कि ऑरेंज लाइट डोमिनेट करने लगती है। और इसीलिए तो जो डाइवर्स होते हैं उन्हें बाहर कड़ी धूप होने के बावजूद ओशन में टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद अबाउट 150 मीटर्स डीप साफ पानी होने के बावजूद भी ह्यूमन आइज सिर्फ एक ही कलर की लाइट देख पाती है, द ब्लू लाइट, और वो भी 800 मीटर से नीचे जाने के साथ हमारा साथ छोड़ देती है।
I mean 800 मीटर के बाद आपके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ओशन में ना कोई लाइट दिखेगी और ना ही आप इवन टॉर्च का यूज कर पाओगे, क्योंकि तब तक वाटर डेंसिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी होगी कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इनसेन, राइट? बट डोंट वरी, उस डेप्थ में आपको थोड़ा सहारा जरूर मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्रोड्यूस किए हुए विजिबल लाइट का। I mean, at least for a while. But wait a minute. क्या लाइट यूज करने के लिए हम तब तक जिंदा भी बचेंगे? क्योंकि अगली मुसीबत जो हमारे आड़े आएगी वो होगा ओशियन का तापमान। जैसे ही हम ओशन की गहराइयों में कदम रखेंगे, टेम्परेचर धीरे धीरे 0 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप होने लगेगा, यानी ऑलमोस्ट उतना जितना हमारे किचन रेफ्रिजरेटर का होता है। मतलब हम तब तक पूरी तरह से जम चुके होंगे और हमें वहां बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आपको टाइटैनिक तो याद होगा? नहीं, मूवी नहीं, शिप जो साल 1912 में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था। उस शिप को ढूंढने के लिए ही हमें तकरीबन 73 इयर्स लग गए, इतने बड़े जहाज को। और तब जाके हमें साल 1985 में उसके कई टुकड़े बरामद हुए। अब आप ही सोचो, जब वो शिप इतनी ह्यूज होने के बावजूद भी उसे ढूंढने में इतने साल गुजर गए, तो हम इंसान उसके सामने क्या चीज है। और फिर लो मलेशियन एयरलाइन का एग्जाम्पल, जो मार्च 2014 में इंडियन ओशन में वैनिश हुआ। उस मलेशियन एयरलाइंस का एक टुकड़ा 1 साल बाद हमारे हाथ में, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो डीप ओशन में हमें एक्यूरेटली सर्च करने में हेल्प कर सके। आई नो आपके दिमाग में सबसे पहले रेडार आया होगा, लेकिन वो एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है और रेडियो सिग्नल्स पर चलती है, जो सिर्फ 20 मीटर डीप तक ही पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। क्योंकि हाई डेंसिटी इज इक्वल टू मोर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू लेस प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स। मतलब रेडियो सिग्नल्स लॉन्च करने के बाद भी आपको प्रिसाइज लोकेशन नहीं मिलेगा। पर क्या ये रियल लाइफ डिफिकल्टीज ही है जो हमें ओशंस को एक्सप्लोर करने से रोकती है, या फिर ये सारी डिफिकल्टीज किसी तरह के एक्सक्यूजेस है, यू नो, हमारे खुद के मेंटल डिफिकल्टीज को छुपाने के? मेंटल डिफिकल्टीज लाइक द फियर ऑफ द ओशंस। जैसे कि हमने पहले देखा, समुद्र का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट तक ही नीचे आ पाता है, नॉट बिलो दैट, यानी कि स्पेस की -270.45 डिग्री सेल्सियस की पलक झपकाते ही कुल्फी जमा देने वाली ठंड के सामने तो समुद्र का ठंडा पानी चाय जैसा गर्म है। समुद्र के ठंडे टेम्परेचर से निपटने के लिए हमें अलग तामझाम की जरूरत नहीं है। हम स्पेस सूट जैसे टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता रखने वाले सूट्स पहन सकते हैं। फिर प्रेशर को टैकल करने के लिए हम सबमरीन्स के लिए मोटे मोटे मेटल शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट टू विद वाटर रेसिस्टेंट कोटिंग, ताकि मेटल जल्दी कोरोड ना हो। एंड लास्टली, डार्कनेस से डील करने के लिए हम नॉर्मल कैमरास और सेंसर की जगह ऐसे सेंसर्स और डिटेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यूवी या एक्स रेज जैसे हाई पेनिट्रेशन पावर वाले रेडिएशंस का इस्तेमाल करें। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में तो हमेशा से कभी कैपेबिलिटी का इशू था ही नहीं, बस फाइनेंस का इशू था, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जब डीप ओशियंस में हमारे सामने जो डिफिकल्टीज आ सकती है, उन सभी को टैकल करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ उपाय है, तो फिर भी हमें समुद्र की गहराइयों में उतरने से कौन रोक रहा है? वेल, वन ऑफ द रीजंस आई वुड से इज थैलेसोफोबिया, यानी फियर ऑफ लार्ज डीप वाटर बॉडीज। हम में से कई लोग बखूबी तैर लेते हैं और कईयों ने तो समुद्र में मछलियों के बीच गोते भी लगाए हैं, पर फिर भी हम ये गोते सिर्फ शांत शैलो वाटर्स में ही लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ द अननोन, जो गहरा पानी आपके आंखों के सामने खड़ा कर देता है। क्योंकि गहरे पानी में सूरज की किरणें सिर्फ ऊपरी सतह तक ही पेनिट्रेट कर पाती है और नीचे हर जगह बस नजर आता है काला घना अंधेरा। एंड यू नो, वी हैव दिस वियर्ड थिंग अबाउट डार्कनेस। अंधेरे में जो आपकी आंखें देख सकती है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन जो आपका माइंड देख सकता है या बुन सकता है, वो विजुअल्स ज्यादा दिखने लगते हैं और आपको डराने लगते हैं। साइंटिफिक भाषा में इसे हेलुसिनेशंस कहते हैं, डर के कारण। हर वो रहस्यमय और डरावनी कहानी जो हमें बचपन से सुनाई रखी है अबाउट द बर्म्यूडा ट्रायंगल, एरोप्लेन्स और शिप्स का समुद्र के बीचों बीच गायब हो जाना, बड़े बड़े टेंटिकल्स वाले समुद्री राक्षस, वो सभी मानो आपके दिमाग में जिंदा हो जाते हैं, लीडिंग टू एन इरैशनल फियर कॉल्ड थैलेसोफोबिया। अब मैं इसे इरैशनल फियर क्यों कह रहा हूँ? सिंपल, हम यहाँ पर उन चीजों से डर रहे हैं जिससे आपके मरने के चांसेस काफी कम है एज कंपेयर टू वो चीजें जो आप रोजमर्रा के जीवन में करते हो।
मिसाल के तौर पर जहां किसी शिप के डूबने से इंसान के मरने के चांसेस होते हैं महज 1 in 6.25 मिलियन, वहीं एक कार एक्सीडेंट से मरने के चांसेस होते हैं अबाउट 1 in 645। क्योंकि देखा जाए तो 1980 से लेकर अब तक दुनिया भर में सिर्फ 36 पैसेंजर शिप्स ही डूबे हैं, जबकि दूसरी तरफ रोड एक्सीडेंट्स का आंकड़ा तो आराम से साल भर में ही 1000 पार कर जाता है। मतलब टेक्निकली लोगों को रास्तों पर दौड़ती गाड़ियों से ज्यादा डरना चाहिए rather than ships और सबमरीन्स। लेकिन क्या डर इकलौती वजह है ओशन एक्सप्लोरेशन को अवॉइड करने की? I mean, जरा इन मछुआरों को देखिए, ये तो बिना डरे हर लहर के साथ मानो मौत को छूकर वापस आ रहे हैं। तो फिर इन जैसे डेयर डेविल्स को क्यों नहीं हायर किया जाता ऐसे मिशंस के लिए? बिकॉज वैसे भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए एक सिविल इंजीनियर खुद थोड़ी ना ईंट और सीमेंट लेकर साइट पर उतरता है। वो तो बस मजदूरों को काम की टेक्निक सिखाता है और फिर उनके काम को मॉनिटर करता है। So why not use this working model here as well? Well friends, देखो सब पैसों का खेल है। साल 1970 में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक नई बॉडी अपॉइंट की, नेम्ड National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Much like the National Aeronautics and Space Administration (NASA), फर्क बस इन दोनों में इतना ही था कि नासा को 1958 में स्थापित किया गया था for space research with a massive annual budget of around $20 billion, और नोआ को उसके 12 साल बाद स्थापित किया गया था for oceanic research with an annual budget of just $6.9 billion। डिफरेंस देख रहे हो? यही रीजन है कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने वाला यूएस भी ओशियन रिसर्च के मामले में पीछे रहना चाहता है, तो बाकी देशों का तो क्या ही हाल होगा। सो फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता ओशियनिक रिसर्च में बजट को बढ़ाना चाहिए एंड इवन स्पेस से भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है?